नमस्कार दोस्तों, मैं जोशीला सत्यप्रकाश आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत साहित्य जो हम लोगों में पीजीटी टीजीटी में दोनों में आता है, उसमें हम बताएंगे आज आप लोगों को काव्य प्रयोजन। काव्य का प्रयोजन क्या है, उस पर आज पूरी व्यापक परिचर्चा होगी। तो काव्य के प्रयोजन 3 लोग दिए हैं। आज हम लोग जो परिचर्चा करेंगे मित्रों, वो काव्य के प्रयोजन पे करेंगे, ठीक है। काव्य प्रयोजन आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इसके 3 साइड, 3 पहलुओं को हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग 3 पहलुओं को देखेंगे मित्रों। पहला हम देखेंगे कि संस्कृत साहित्य के कवि और लेखक ने आचार्य का मत, इनका क्या मत है। दूसरा हम देखेंगे हिंदी साहित्य कवि लेखक, इनका मत क्या है इस पर। और तीसरा हम लोग देखेंगे मित्रों अंग्रेजी साहित्य या पाश्चात्य साहित्य। पाश्चात्य साहित्य कवि लेखक और इनका मत काव्य प्रयोजन पे साहित्य। 3 वर्गों पर आज हम लोग पूरा व्यापक परिचर्चा होगी मित्रों। एक एक पॉइंट पे बताया जाएगा कि किस पे क्या क्या चीजें हैं। आप लोग समझ लीजिए मित्रों, यह तीनों पॉइंट पे आज मैं पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा कि काव्य प्रयोजन पे संस्कृत साहित्य आचार्य कवि लेखक का क्या मत है, किसको ये लोग काव्य प्रयोजन मानते हैं। हिंदी साहित्य के कुछ लेखक और कवि ने काव्य प्रयोजन पे किसको मत माना है। और अंग्रेजी या पाश्चात्य साहित्य कवि और लेखक ने, अंग्रेजी और पाश्चात्य साहित्य कवि और लेखक ने किस काव्य प्रयोजन पे क्या मत दिया है। अर्थात ये जो काव्य प्रयोजन हम लोग देख रहे हैं, इस पे 3 बिंदुओं, 3 धारणाओं को लेकर हम लोग चलेंगे। 3 धारणाएं, ठीक है। 3 धारणा के विचार चलेंगे। 3 धारणा वाले विचार आपको मिलेंगे जो परीक्षोपयोगी होगा। विभिन्न परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आते हैं। कभी यह संस्कृत साहित्य पूछ देगा इनके लेखक काव्य प्रयोजन के अनुसार, कि कभी हिंदी साहित्य के कवि लेखक क्या मानते थे काव्य प्रयोजन, या पाश्चात्य साहित्य जो हम लोगों के सिलेबस में है, इनका क्या काव्य के प्रयोजन पे विचार है। तो आज हम लोग इस पर पूरा विस्तार पूर्वक मित्रों चर्चा करेंगे कि काव्य प्रयोजन क्या है और इस पे संस्कृत के जो आचार्य लेखक कवि हैं इनका क्या विचार है, हिंदी साहित्य के कवि लेखक इनका क्या विचार है, और अंग्रेजी साहित्य या पाश्चात्य साहित्य जो कवि लेखक है इनका क्या विचार है। आज इन तीनों बिंदुओं पर, तीनों धारणाओं वाले विचारों पे हम लोग व्यापक परिचर्चा, एक विस्तार पूर्वक परिचर्चा रखेंगे आपके सामने। तो काव्य प्रयोजन आप लोग ध्यान से समझ लीजिए मित्रों, जो भी हैं टीजीटी पीजीटी हमारी आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु ने शुरू किया है। विभिन्न लोग यहाँ पे आए हैं। हिंदी मैं देख रहा हूँ, मैथ मनीष सर, मैथ के जादूगर। संस्कृत पंकज सर, बेहतरीन गला और श्लोक और उसकी व्याख्या के साथ। इकोनॉमिक्स इंग्लिश प्रवीण सर, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब प्रस्तुतिकरण इनका रहता है, आप इनके वीडियो को देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स सुनील सर, बहुत बेहतरीन और लाजवाब ढंग से ये अपनी बात को इतनी पॉइंट टू पॉइंट रखते हैं कि आप इनके क्लास को देख सकते हैं। आयुष सर, पूरा ग्लोब को एक चित्र के माध्यम से या एक भूगोल को कैसे व्यक्त किया जाना चाहिए, वो आयुष सर डाले हैं। और हिस्ट्री और पॉलिटी का जो सोशल साइंस में रहेगा वो हमारे अशोक सर लेके चलेंगे, पूरा का पूरा अशोक सर देखेंगे, ठीक है, सोशल साइंस में। और फीस मित्र मात्र केवल नाम मात्र फीस है, केवल 999,
फीस केवल है 2499। पहले 4999 थी, जो कि अब इस समय ऑफर में भी चल रही है 2499। आप देखते होंगे और जगह भी देख लेंगे मित्रों, बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की 6 मंथ की कोर्स होती है। आपको पता है 6 महीने तक ये लगभग चलेगा, तब जाकर कंप्लीट होता है। तो इस हिसाब से पूरी व्यापक रणनीति के द्वारा यहाँ दी गई है मित्रों, ठीक है। और भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। यूपीपी में हमारी एंट्री नंबर देख रहे हैं 6386425554 है। यूपीपी 2022 आ चुका है, आगाज हो चुका है। टीजीटी पीजीटी में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टीजीटी पीजीटी हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी लिखना है 2022 लिखकर एंट्री नंबर 8299003391 पर आप व्हाट्सएप कर देंगे तो हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, ठीक है। इसके बाद का ना, अगर आप सुपर टेट में भी लेना चाहते हैं, सुपर टेट भी हमारे यहाँ बैच शुरू हो गए हैं। इसका एंट्री नंबर है 6388441154। फीस अलग अलग है। सुपर टेट 1999 पे ऑफर के तहत है, टीजीटी पीजीटी 2499 ऑफर के तहत है, और यूपीपी भी ऑफर के तहत है 999 मात्र पे। तो इस पे आप कोर्स पे ले सकते हैं। आज हम लोग जो परिचर्चा करेंगे मित्रों वो काव्य प्रयोजन पे रहेगा। तो आरबीएस क्लासेस आप लोगों को इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे रहा है, इतने बेहतरीन दिग्गज टीचरों के साथ, कि आप इसको देखेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि वास्तव में चीजें आपको दिखेंगी। तो आइए हम लोग आज चर्चा करेंगे काव्य प्रयोजन पे। काव्य प्रयोजन पे इन 3 धारणाओं के विचारों को हम लोग चलेंगे। एक्चुअली काव्य का प्रयोजन क्या होता है, क्या काव्य प्रयोजन है या काव्य हेतु है, दोनों में बेसिक क्या अंतर है। तो मित्र एक चीज समझिए, हमारी बात आप समझिए। काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु, काव्य का हेतु तो वह तर्क होता है जिसके कारण आप कोई रचना करते हैं, और काव्य का प्रयोजन क्या है, यह अलग अलग कवि अलग अलग विचारधाराओं के साथ अपना अपना विचार प्रस्तुत किए हैं। संस्कृत के कवि आचार्य अपने विचार अलग ढंग से रखे हैं, हिंदी साहित्य में जो थे वो अलग ढंग से रखे हैं, जबकि संस्कृत साहित्य के जो विचारक हैं वो हिंदी से काफी हद तक मिलते हैं। और पाश्चात्य भी देखेंगे कि बहुत विचारक जैसे कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, काफी इन लोगों के विचारक, अरस्तु, इन लोगों के विचार काफी हद तक संस्कृत साहित्य से मिलते जुलते हैं। तो काव्य के रचना, जो काव्य प्रयोजन का रचना है, इसका क्या उद्देश्य है या काव्य हेतु क्या है। तो काव्य रचना का जो उद्देश्य होता है, काव्य के रचना करने का जो उद्देश्य है, वही काव्य प्रयोजन है। काव्य प्रयोजन का मतलब आप समझिए, देखिए काव्य प्रयोजन, काव्य प्रयोजन पहले हम लोग संस्कृत साहित्य से चलते हैं। संस्कृत साहित्य पहले यहां से हम लोग देखते हैं कि इनमें किसमें किसमें क्या है, कैसे कैसे संस्कृत साहित्य में क्या क्या चीजें होती हैं। तो काव्य रचना का उद्देश्य, काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। काव्य रचना का उद्देश्य, ठीक। काव्य प्रयोजन का मतलब क्या होता है, काव्य रचना का उद्देश्य। जो हम लिखते हैं या जो काव्य रचते हैं उसका उद्देश्य क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं काव्य प्रयोजन। काव्य रचना का जो उद्देश्य होता है वही हमारा क्या होता है, यही मित्रों हमारा जो काव्य रचना का उद्देश्य है वही काव्य प्रयोजन है। जबकि जो काव्य हेतु होते हैं, काव्य हेतु काव्य की रचना के प्रति प्रेरित करने वाले तर्क, काव्य रचना की प्रेरित करने वाले तर्क, ये क्या होता है मित्रों, ये होता है काव्य हेतु। समझिए काव्य हेतु क्या होता है। काव्य हेतु जो काव्य रचना करने के प्रेरित करने वाले जो तर्क होते हैं, जो काव्य रचना प्रेरित करने वाले तर्क से है, जो तर्क होते हैं,
तर्क से है कि काव्य हेतु होता है, जबकि काव्य प्रयोजन है काव्य रचना का उद्देश्य। आचार्य भरत ईसा की प्रथम शताब्दी पूर्व नाट्य शास्त्र पहला ग्रंथ लिखते हैं, और नाट्य शास्त्र में कह सकते हैं कि समग्र काव्य प्रयोजन, काव्य अलंकार, रस, छंद, माने कई चीजों का एक सम्मिश्रण वह ग्रंथ है। और उसमें भरत मुनि या आचार्य भरत जी ने सारी चीजें लिखकर बता दिया है कि भाई क्या है उसमें काव्य प्रयोजन। भरत मुनि के अनुसार क्या है उसमें, उन्होंने भरत मुनि ने कई तरीके से व्यक्त किया है। उसमें धर्म यशस्य करके है ना, उसमें कहते हैं धर्म यशस्य मानुष्य हित बुद्धि विवर्धनम, एक श्लोक है, वहां पर उन्होंने बताया है कि जो काव्य का प्रयोजन होना चाहिए वो धर्म यश की प्राप्ति, कई चीजें बताई हैं। देखिए भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में इन्होंने लिखा कि जो काव्य का प्रयोजन होता है, काव्य के प्रयोजन में इन्होंने कई बातें बताई। इन्होंने कहा कि काव्य का जो प्रयोजन है उसमें क्या है, नाटक में धर्म, जो हम लोग चूंकि नाटक नाट्य शास्त्र था तो धर्म, यश की प्राप्ति, लोक व्यवहार ज्ञान, ठीक, कई चीजों को इन्होंने कहा और कई चीजों को इन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या चीज महत्वपूर्ण है। एक श्लोक उसमें लिखे हैं कि धर्म यशस्य मनुष्यम बुद्धि विवर्धनम, हित बुद्धि विवर्धनम। आगे उसमें है लोकोपदेशे जन्नम करके, लास्ट में उसमें है कि भविष्यति, कुछ इस तरीके से श्लोक उन्होंने व्यक्त किया है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि धर्म यश आयु बुद्धि, समझिए क्या बताया उन्होंने, धर्म यश आयु बुद्धि, धर्म यश आयु बुद्धि हित, ये सारी चीज का वृद्धि होता है काव्य के प्रयोजन से। उन्होंने बताया कि जो ये चीजें हैं इनसे लोक उपदेश, जो ये चीज दी जाती है इनसे क्या होता है कि सब चीजों की वृद्धि होती है। माने लोक उपदेश दक्षता और चरम विश्रांति, लोक उपदेश चरम विश्रांति, ठीक है, ये इनके बिंदु, लोक उपदेश चरम विश्रांति, चरम विश्रांति, सॉरी, ठीक, इन्होंने कहा कि काव्य के प्रयोजन से धर्म यश आयु बुद्धि हित लोकोपदेश चरम विश्रांति, सब में क्या होता है मित्रों, इस श्लोक जो काव्य का प्रयोजन पर लिखा है इन्होंने कि इससे क्या होता है कि धर्म अर्थ काक्ष मोक्ष भी नाटक का प्रयोजन होता है। ये नाटक लिखने के लिए उन्होंने कहा कि नाटक लिखने के लिए धर्म यश आय बुद्धि हित लोकोपदेश चरम विश्रांति इनका प्रयोजन है, काव्य का प्रयोजन है। एक जगह तो उन्होंने लिखा है, एक जगह लिखा है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, एक यहां भी है चतुर्वर्ग, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, इसकी भी प्राप्ति वो कहते हैं कि इस प्राप्ति के लिए भी नाटक का या काव्य का प्रयोजन किया जाता है, काव्य का विधान किया जाता है। उनके कहने का मतलब है कि पीड़ित मनुष्य, एक जगह उन्होंने एक पॉइंट सेंटेंस लिखा, पीड़ित मनुष्य को परम विश्रांति करना भी काव्य का प्रयोजन है। यह स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है कि पीड़ित मनुष्य मनुष्य को चरम विश्रांति, परमानंद, 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 पीड़ित मनुष्य को चरम विश्रांति करना भी काव्य का प्रयोजन है।
प्रयोजन है। यह सेंटेंस एक बार हायर में पूछा गया था, हायर के एग्जाम में एक बार यह एक जगह स्टेट में, एक स्टेट के हायर में यह आया था कि किस विद्वान ने यह कहा कि पीड़ित मनुष्य को भी चरम विश्रांति मिलती है काव्य के पढ़ने से, या पीड़ित मनुष्य जो होता है अगर उसको उचित या अच्छा काव्य सुना दिया जाए तो उसको चरम विश्रांति या परम आनंद की अनुभूति होती है। यह भरत मुनि ने कहा था। किसने कहा था? भरत मुनि ने एक जगह यह कहा। एक जगह तो उन्होंने कहा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के लिए काव्य का प्रयोजन किया जाता है। एक जगह फिर वो लिखते हैं श्लोक में कि धर्म, यश, आय, बुद्धि, हित, उपदेश, लोकोपदेश, चरम विश्रांति, परमानंद, परमानंद, ये सभी के लिए उनको काव्य का प्रयोजन किया जाता है। ये आचार्य भरत मुनि के अनुसार था कि काव्य का प्रयोजन इन इन बिंदुओं के कारण होता है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, और एक जगह तो यह स्टेटमेंट ही आया है, उनका स्टेटमेंट ही है कि पीड़ित मनुष्य को चरम विश्रांति करना ही काव्य का प्रयोजन है। यह भी उनका काव्य का मतलब, उस समय चूंकि वो नाटक लिखते थे मित्रों, तो यहाँ काव्य ऑब्लिक नाटक भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके काव्य का मतलब है नाटक। ये नाट्य शास्त्र में है ना, तो ये सब सारी बातें कहाँ वो लिखे हैं? नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में इन सब चीजों का उन्होंने उल्लेख किया है कि चाहे नाटक या काव्य का प्रयोजन पीड़ित मनुष्य को परम आनंद या परम विश्रांति प्रदान करना, या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करवाना, या धर्म, यश, आय, बुद्धि, हित, ये इस श्लोक के माध्यम से बताए। इनका ये विचार था। आचार्य दंडी कहते हैं ज्ञान और यश की प्राप्ति, ज्ञान और यश का प्रयोजन ही काव्य का प्रयोजन है। दंडी का क्या विधान आया? आचार्य दंडी के अनुसार देखते हैं। आचार्य दंडी क्या कहते हैं समझिए। आचार्य दंडी कहते हैं कि ज्ञान और यश की प्राप्ति, इनके दो पॉइंट आए। इन्होंने क्या कहा? ज्ञान और यश की प्राप्ति ही काव्य का प्रयोजन है। इन्होंने दो पॉइंट दिखाए, एक ये दिखाए और एक ये दिखाए। माने इनके अनुसार काव्य का प्रयोजन ज्ञान और ज्ञान की वृद्धि और यश की प्राप्ति। दंडी ने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि ज्ञान और यश की प्राप्ति, ठीक है, माने ये दिखाया कि ये दो कारण, एक तो ज्ञान, एक यश की प्राप्ति और लोक व्युत्पत्ति, लोक व्युत्पत्ति। ठीक, ये दंडी के अनुसार था। काव्य का प्रयोजन दंडी ने ये माना। रुद्रट ने क्या माना? आचार्य रुद्रट ने क्या कहा भैया कि काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए? इन्होंने कहा यश, अर्थ और इच्छा प्राप्ति। ये तीन पॉइंट बताए। क्या बताया इन्होंने? इनके अनुसार तीन, यश, इच्छा प्राप्ति, धन। इन्होंने कहा कि यश हो, अर्थ हो और इच्छा प्राप्ति। यश, धन का मतलब अर्थ, यश हो मिलता है, धन और इच्छा प्राप्ति को इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना। तीन पॉइंट इन्होंने माना। रुद्रट ने तीन पॉइंट, 1, 2, 3। दंडी ने भी ज्ञान और यश प्राप्ति और लोकोत्पत्ति ये माने। आनंदवर्धन प्रीति तथा आनंद की प्राप्ति। आनंदवर्धन क्या कहे? आनंदवर्धन के अनुसार काव्य का प्रयोजन, आचार्य आनंदवर्धन, इनके अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या था? इन्होंने कहा प्रीति, प्रीति और आनंद की प्राप्ति। इन्होंने क्या कहा? प्रीति और आनंद की प्राप्ति, दो चीज बताए, प्रीति और आनंद की प्राप्ति, ये काव्य का प्रयोजन माना है। इसको इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना। दो बिंदुओं को इन्होंने कहा कि काव्य के प्रयोजन में प्रीति होती है और आनंद की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति होती है।
ये आचार्य आनंद वर्धन का विचार था। राजशेखर भी कहे यश और आनंद की प्राप्ति, यश प्राप्ति, और भाई राजशेखर क्या बोले, यश की प्राप्ति। देखते चलिए, यही सब पॉइंट आता है एग्जाम में, यही पूछ देगा कौन क्या क्या माने थे। इनके भी 2 पॉइंट हुए, यश की प्राप्ति, ठीक, इन्होंने की भी क्या, यश की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति। इनके अनुसार क्या हुआ कि यश की प्राप्ति हो और आनंद की प्राप्ति, ये भी 2 पॉइंट माने। आनंद वर्धन जो थे उन्होंने कहा कि प्रीति हो और प्रीति मिले और आनंद की प्राप्ति हो। राजशेखर ने कहा यश की प्राप्ति, काव्य का प्रयोजन है यश की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति हो। ये 2 पॉइंट लेके चले। कुंतक ने 3 प्रयोजक माना, आचार्य कुंतक ने 3 प्रयोजन, उन्होंने कहा ये थोड़ा एक कदम और बढ़ गए, ठीक है, इन्होंने एक कदम और बढ़ गए, ये कहे कि नहीं भैया 3 है। कुंतक का देख लेते हैं, आचार्य कुंतक, इनका क्या विचार था, क्योंकि आपके एग्जाम में मित्रों यही पॉइंट बनेगी, आपके एग्जाम में इसी टाइप के पूछ देंगे कि कुंतक के अनुसार क्या होगा, पीजीटी में, टीजीटी में, रुद्रट के अनुसार क्या था, या भरत मुनि के अनुसार क्या था, या आनंद वर्धन के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है। तो सब वही पॉइंट आप लोग बस देखते रहिए, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है। टीजीटी पीजीटी या हायर में मित्रों क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, उसको आप फोकस करेंगे तो वहां से आपको ये चीजें मिल जाएगी कि इनको क्या क्या था। तो इन्होंने जो कहा वो क्या था काव्य का प्रयोजन, वो समझिए। ये कहे चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, फल प्राप्ति माने वही धर्म अर्थ काम, सॉरी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 माने, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये माने। व्यवहार ज्ञान, विलक्षण चमत्कार, ये 3 चीजों को महत्व दिए। इन्होंने कहा कि काव्य का प्रयोजन ये 3 होता है, चतुर्वर्ग प्राप्ति हो या व्यवहार ज्ञान हो या विलक्षण चमत्कार हो। तो इसको लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो विलक्षण चमत्कार है माने ये लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति, लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति, ये इसको माना। इन्होंने क्या कहा ध्यान से समझिए, कुंतक जी ने 3 पॉइंट उठाए, इनके अनुसार 3 पॉइंट हुए। पहला धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति काव्य प्रयोजन का अर्थ है। दूसरा इन्होंने कहा व्यवहारिक ज्ञान व्यवहार ज्ञान हो। तीसरा इन्होंने कहा विलक्षण चमत्कार हो, अर्थात लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति हो। काव्य की रचना के बाद लोकोत्तर जब में आनंद की प्राप्ति मिले तो इन्होंने ये माना, ठीक, कि हमारे अनुसार ये है। आचार्य भामह काव्यालंकार में 4 चीज को माने। भामह थोड़ा सा और आगे बढ़े, आचार्य भामह ने क्या कहा, जिन्हें अलंकार के जन्मदाता भी कहे जाते हैं, भामह, आचार्य भामह। आचार्य भामह ने 4 पॉइंट उठाए। कितने पॉइंट उठाए? 4 विचार इन्होंने रखा कि काव्य प्रयोजन के 4 प्रमुख बिंदु होते हैं। भाई इन्होंने भी कहा कि कलाओं में निपुणता हो, ठीक हो, कीर्ति मिले और आनंद की प्राप्ति हो। कलाओं में निपुणता, कीर्ति, आनंद की प्राप्ति और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। कलाओं में निपुणता, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कलाओं में निपुणता, समझिए जरा सा ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा कलाओं में निपुणता, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति
फल प्राप्ति, कलाओं में निपुणता हो, ठीक, प्रीति हो, प्रीत का मतलब वही प्रीत नहीं कीर्ति, इन्होंने क्या कहा, प्रीत नहीं कीर्ति पॉइंट बोले, कीर्ति मिले, कलाओं में निपुणता हो, चतुर्बल प्राप्ति हो, कीर्ति हो और आनंद की प्राप्ति हो। ये 4 पॉइंट इन्होंने कहा। आनंद की प्राप्ति, ये 4 पॉइंट ये लेके चलिए। इन्होंने कहा काव्य का जो प्रयोजन होगा, काव्य का जो प्रयोजन होगा वो 4 चीजों पे इन्होंने फोकस किया। नंबर 1 इन्होंने कहा चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो, कलाओं में निपुणता, कलाओं में निपुणता कब हो, कीर्ति होती है, काव्य का प्रयोजन क्या है, रचना करने कीर्ति मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये 4 पॉइंट इन्होंने कहा आचार्य भामन ने। वामन ने क्या कहा, समझिए, वामन भी यही कहे हैं, वो भी बोले आनंद की प्राप्ति और यश की प्राप्ति, ठीक, आनंद की प्राप्ति और यश की प्राप्ति। वामन का विचार देखिए, वामन ने 2 पॉइंट बताए। आचार्य वामन के अनुसार 2 पॉइंट आए। वामन ने क्या कहा, इनके अनुसार 2 प्रमुख बिंदुओं पे विचार दिए, आनंद की प्राप्ति और यश की प्राप्ति। आनंद की प्राप्ति, इन्होंने क्या कहा कि भाई आनंद की प्राप्ति हो, ठीक है, आनंद की प्राप्ति और यश की प्राप्ति, ये 2 पॉइंट हो। लेकिन यहां पर इन्होंने 2 चीज कहा कि जो आनंद की प्राप्ति है वो तो दृश्य प्रयोजन है। आनंद की प्राप्ति, ध्यान से समझिए, वामन जी ने 2 पॉइंट बड़ी गंभीरता से बोले। इन्होंने कहा जो आनंद की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति जो है ये दृश्य प्रयोजन है। ये क्या है मित्रों, ये दृश्य प्रयोजन है। प्रयोजनवत है, समझिए, पॉइंट को समझिए कि इन्होंने कहा कि जो आनंद की प्राप्ति है वो दृश्य प्रयोजनगत है, दृश्य प्रयोजन है, जबकि यश की प्राप्ति ने उन्होंने कहा कि जो यश की प्राप्ति है, यश की प्राप्ति है, इसे इन्होंने क्या कहा, ये अदृश्य प्रयोजन कहा। क्या कहा, ये अदृश्य प्रयोजन है। देखिए प्रयोजनवत है। ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है वामन में। वामन ने तो 2 ही चीज कहा, पहला कहा आनंद की प्राप्ति, फर्स्ट पॉइंट आनंद की प्राप्ति, दूसरा इन्होंने कहा यश की प्राप्ति। लेकिन इन्होंने इसका विभेदीकरण किया और विभेदीकरण करके इन्होंने बताया कि जो आनंद की प्राप्ति है वो दृश्य प्रयोजनवत है। आनंद की प्राप्ति दिखती है, हमारी क्या है, दिखती है, दृश्य प्रयोजनगत है, ये दिख रही है। और जो यश की प्राप्ति है वो अदृश्य प्रयोजन है, वो आपका कीर्ति चारों तरफ फैलती है अदृश्य रूप से। एक कवि लेखक कई अगर कोई रचना लिख दिया, गीतांजलि गीत समाधि ने, अगर गीतांजलि को रेत समाधि जी ने और डेजी रॉकवेल ने अनुवाद करके अगर उसको प्रसिद्धि दिलाई, तो जो यश की प्राप्ति होती है वो अदृश्य होती है। कौन कब कहां क्या क्या बोल रहा है, किसके बारे में क्या क्या, वो अदृश्य है। ये वामन ने कहा था, ध्यान से समझिए। आचार्य वामन कितने दूरदर्शी थे, इन्होंने 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण कहा कि आनंद की प्राप्ति तो होती ही है, आनंद की प्राप्ति तो दिखती है, मुझे महसूस होता है, लेकिन जो यश की प्राप्ति है वो अदृश्य प्रयोजन है। वो क्या है मित्रों, अदृश्य प्रयोजन। यश की प्राप्ति अदृश्य प्रयोजन है, जबकि आनंद की प्राप्ति इन्होंने कहा दृश्य प्रयोजनवत है। बहुत ऊंची चीज इन्होंने कहा कि ये चीजें हैं। आचार्य भोजराज, जिन्होंने श्रृंगार को रसराज कहा था, आचार्य भोजराज ने ही श्रृंगार को क्या कहा था, रसराज कहा था। उन्होंने भी क्या कहा, कीर्ति प्रीति और चतुर्वर्ग प्राप्ति। आचार्य भोजराज, आचार्य जो भोजराज थे भाई, आचार्य भोजराज, इन्होंने ही श्रृंगार को रसों का राजा कहा था। श्रृंगार को रसराज की उपाधि इन्होंने ही अपनी पुस्तक में कहा था। इनके अनुसार
इनके अनुसार क्या कहा है, ये क्या कह रहे हैं, ये कौन से पॉइंट को दिखा रहे हैं, ये इन्होंने जो बताया, उन्होंने बताया कि भोजराज ने जी ने क्या कहा, समझिए, सब जितने विचारक थे संस्कृत के, सब अपने अपने अनुसार काव्य के प्रयोजन को बता रहे हैं। और परीक्षा में मित्रों टीजीटी पीजीटी में यही पूछता है कि जैसे वो दे देगा कि जैसे मैंने भी आनंद की प्राप्ति, यश की प्राप्ति किसके अनुसार दिया, चट्ठो विकल्प दे देगा। किसने अदृश्य प्रयोजन कहा, जैसे बामन ने आनंद की प्राप्ति को अदृश्य कहा, यश की प्राप्ति को अदृश्य और आनंद की प्राप्ति को दृश्य प्रयोजन कहा। तो किसने किसने क्या कहा, तो भोजराज ने कीर्ति, और कीर्ति भी होती है, प्रीति भी होती है, और चतुर्वर्ग, ये 3 पॉइंट दिए। ये कौन कौन पॉइंट दिए, ये 3 पॉइंट दिए, कीर्ति, ठीक है, प्रीति, ठीक है, और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्होंने 3 पॉइंट दिए। इनके अनुसार कितने पॉइंट हुए, 3 पॉइंट हुए। कीर्ति काव्य का प्रयोजन, प्रीति होता है काव्य का प्रयोजन, और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का प्रयोजन हो जाता है। अब इन सब के बाद जो काव्य का प्रयोजन सबसे बेहतरीन ढंग से जिन्होंने रखा और काफी जगह वो पूछा जाता है, वो आचार्य मम्मट जी का है। आचार्य मम्मट जी बहुत व्यवस्थित रूप से काव्य के प्रयोजन को सारी बात उसमें उन्होंने दिखाया है। यश की प्राप्ति बताया, क्या होता है काव्य का प्रयोजन, यश की प्राप्ति होती है, वित्तीय लाभ होता है, जो हमें वित्तीय लाभ के प्रति लोग काव्य का प्रयोजन करते हैं, और लोक व्यवहार ज्ञान होता है, अमंगल का नाश करने के लिए लोग करते हैं, शिवेतर क्षतय आया ना, शिवेतर क्षतय अर्थात शिव की रक्षा, शिव रक्षा नहीं, शिव पक्ष की रक्षा करना या कल्याण की भावना, शिव पक्ष की रक्षा करना, ठीक, परम शांति, और कांता सम्मित उपदेश, अर्थात जो काव्य के द्वारा कही गई बात है, मैंने ध्यान रखिए, लेकिन काव्य के माध्यम से जो उपदेश दिया जाता है वो अलग बात है, लेकिन जो शास्त्रों के द्वारा उपदेश दिया जाता है वो अटल सत्य है, जो शास्त्र कहता है। लेकिन जो काव्य के द्वारा दिया जाता है वह क्या होता है, शास्त्र और अन्य आदर्श जो कांता सम्मत उपदेश है, जो अन्य लोग कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो काव्य, जैसे काव्य के माध्यम से जो उपदेश दिया जाता है वो अटल सत्य होता है, कांता सम्मत उपदेशे, है ना। काव्य यशस्य, उन्होंने कहा काव्य यशस्य अर्थ कृते, काव्य यशस्य अर्थ कृते शिवेतर क्षतय, ठीक, सद्य परिनिर्वन्ते, सद्य परिनिर्वन्ते, और लास्ट में वही कहते हैं कि कांता सम्मत द्विजे। तो मम्मट जी का यह जो श्लोक हुआ वह काफी प्रामाणिकता कह सकते हैं कि काफी उसको ज्यादा लोग पसंद किए और उसके प्रति ज्यादा लोग माने, और आचार्य हेमचंद उस मत का पूरा समर्थन किए, उनके चीजों को बताए। देखिए मम्मट जी ने, आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट, ठीक, आचार्य मम्मट जो थे परम कह सकते विद्वता में तो थे ही, उन्होंने जो काव्य का प्रयोजन किया वो बड़े व्यापक रूप से, काव्य यशस्य, एक श्लोक लिखा ना, काव्य यशस्य अर्थ है, इस टाइप के उन्होंने जो श्लोक लिखा उसमें पूरा कृते, व्यवहार कृते, शिवेतर क्षतय करके सद्य परिनिवृत्ते, कांता सम्मित से जो ये इन्होंने श्लोक लिखा उसमें उन्होंने पूरा बताया 6 पॉइंट को, 5-6 पॉइंट जो उन्होंने बनाए, उसमें उन्होंने कहा यश की प्राप्ति हो, वित्तीय लाभ हो, देखिए यश की प्राप्ति, वित्तीय लाभ, ठीक, माने काव्य के प्रयोजन को उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो हम लोग को कहते हैं लोक व्यवहार ज्ञान को बताया, लोक व्यवहार हमारा ज्ञान होता है, शिव रक्षा करने के लिए, शिव पक्ष की रक्षा करना या कल्याण, अमंगल का, उसमें कहा था ना अमंगल का नाश,
अमंगल का नाश, या इसको कहते हैं शिव पक्ष का रक्षा करना। कल्याण की भावना जो हो, ठीक है। लोक व्यवहार ज्ञान हो, क्या हो? लोक व्यवहार ज्ञान हो, परम शांति हो। शांति हो और कांता सम्मित उपदेश हो। उपदेश, कांता सम्मित उपदेश का तात्पर्य ये है मित्रों कि काव्य के द्वारा, मतलब जो शास्त्र और आदर्श के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है वह तो ठीक है, लेकिन जो काव्य रचना के द्वारा, जो क्या कहते हैं, काव्य के माध्यम से जो उपदेश दिया जाता है वो परम अटल सत्य है। जो काव्य के द्वारा उपदेश दिया जाए वह अटल सत्य है। क्या है? अटल सत्य है। यही छठा पॉइंट है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही 6 पॉइंट को जो मम्मट जी ने रखा, इस बात का समर्थन आचार्य हेमचंद्र जी ने कहा। आचार्य हेमचंद्र जी आए और उन्होंने कहा कि भाई यह बहुत महत्वपूर्ण है, यही 6 पॉइंट होते हैं काव्य के प्रयोजन के लिए। उन्होंने कांता सम्मति उपदेश वाला वह श्लोक लिखा मम्मट जी ने, इसका पुरजोर समर्थन, इनके मत का पुरजोर समर्थन, इनके मत का पुरजोर समर्थन कौन किया? आचार्य हेमचंद्र जी ने। यह भी क्वेश्चन बनेगा। आचार्य हेमचंद्र ने इनके मत का समर्थन किया। क्या किया? समर्थन किया। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि आचार्य मम्मट के मत का समर्थन कौन से कवि ने, कौन से लेखक ने, कौन से आचार्य ने किया? तो इनके जो लेखक आचार्य कवि ने वो समर्थन दिया वो कौन थे? ये भैया थे आचार्य हेमचंद जी ने इनके मत का समर्थन दिया। और यही सबसे महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजनों में गिना जाता है मम्मट जी का। इन यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में अनिवार्य पूछ देता है, अक्सर दोनों जगह यहाँ से क्वेश्चन आता है। टीजीटी पीजीटी हायर, ठीक है, इसको कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से टीजीटी पीजीटी में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ से प्रश्न अनिवार्य बनता है। 101% यहाँ से प्रश्न आएगा कि मम्मट ने कितने मतों को रखा? तो यश की प्राप्ति रखा, वित्तीय लाभ रखा, लोक व्यवहार ज्ञान रखा, अमंगल का नाश रखा अर्थात शिव पक्ष की रक्षा करना, परम शांति को दिखाया, और कांता सम्मत उपदेश को, इसको कह सकते हैं स्वीकृति किसने दिया था, या इसको स्वीकृति नहीं समर्थन किसने दिया? तो आचार्य हेमचंद ने दिया था। आचार्य विश्वनाथ ने थोड़ा सा और आगे बढ़ के एक कदम बोला। उन्होंने कहा कि जो मंद बुद्धि का बालक हो, अगर उसको उचित काव्य दिया जाए, पढ़ने से वह क्या होता है? चतुर्बल को फल प्राप्त कर लेता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मम्मट का। इनका वही श्लोक कांता सम्मति उपदेश से जो आता है कभी कभी तो श्लोक चूंकि नहीं, यही पॉइंट पूछ देता है। अगर यह पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप यहां से टीजीटी पीजीटी या हायर में यहां से प्रश्न अनिवार्य रूप से आएगा और आप इसको अनिवार्य रूप से बता देंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। संस्कृत के लगभग चीजें हमने बता दिया, काव्य के प्रयोजन जो संस्कृत थे हिंदी में। आचार्य विश्वनाथ का मत था कि एक मंद बुद्धि का बालक भी, इन्होंने कहा कि एक मंद बुद्धि का बालक यदि उचित काव्य को पढ़े तो वह भी चतुर्वर्ग फल को प्राप्त कर सकता है। इन्होंने क्या कहा कि एक अत्यंत अल्प बुद्धि वाला
बालक यदि उचित काव्य का अध्ययन करे तो उसको भी क्या मिल सकता है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति हो सकती है। क्या हो सकता है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति इसको भी मिल सकता है। ठीक है, कौन किसको मिल सकता है, इन्होंने कहा अल्प बुद्धि बालक यदि उचित काव्य का अध्ययन करे, एक सम्मित या अच्छा काव्य का अध्ययन करे तो उसको भी क्या होगा, चतुर्वर्ग प्राप्ति, धर्म अर्थ मोक्ष काम की जो 4 वर्ग है ना, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है। तो इस तरीके से संस्कृत के आचार्यों ने अपने अपने मत को रख दिया कि काव्य के प्रयोजन हमारे अनुसार यह है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मित्रों आइए देख लीजिए, सरसरी निगाह में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो मम्मट जी का है। मम्मट का बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने 6 पॉइंट रखे। इस 6 पॉइंट में लगभग समग्रता से अपने विचार को इन्होंने रख दिया है। ठीक है, और यही लगभग सब जगह हर विचारक के जितने संस्कृत के कवि आचार्य थे लगभग सबका इसी में मिल जाएगा। ठीक है, यश की प्राप्ति होती है, वित्तीय लाभ के लिए, लोक व्यवहार ज्ञान बढ़ता है, अमंगल का नाश होता है, अर्थात शिव पक्ष की रक्षा कल्याण की भावना होती है, परम शांति होती है, और जो काव्य के द्वारा दिया गया उपदेश होता है उचित उपदेश वह अटल सत्य होता है और कांता सम्मत उपदेश होता है। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। इसका समर्थन किसने किया था, इसका समर्थन आचार्य हेमचंद जी किए थे। क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद आपने देखा कि सब अलग, भोजराज ने 3 चीज कहा, कीर्ति प्राप्ति, देखिए यहां प्रीति, कीर्ति प्रीति और चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति इन्होंने भोजराज ने कहा। ठीक है, बामन जी ने एक महत्वपूर्ण कहा, बामन का बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका भी, इन्होंने तो 2 ही पॉइंट बताए, आनंद की प्राप्ति और यश की प्राप्ति, लेकिन इन्होंने कहा कि आनंद की प्राप्ति दृश्य प्रयोजन है जबकि यश की प्राप्ति अदृश्य प्रयोजन है। तो इस तरीके से संस्कृत के बहुत से विद्वान और कवि आचार्य भी काव्य के प्रयोजन को बताए। अब हम लोग चलते हैं हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य के बाद हम लोग चलेंगे पाश्चात्य साहित्य। सब लोग अपने अपने विचार क्या क्या रखे हैं उसको हम लोग देखते चलते हैं। तो आइए हिंदी साहित्य पे हम लोग चर्चा करते हैं कि हिंदी वाले क्या क्या अपना विचार रखे। चलिए देखा जाए। हिंदी में नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र, समझिए डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने कहा कि काव्य का प्रयोजन क्या है, वो आत्मा विभक्ति है, आत्म को अभिव्यक्त करना, आत्मा विभक्ति ही काव्य का प्रयोजन है। इनका क्या मत था, आत्मा विभक्ति। आत्मा भी व्यक्ति, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। नंद दुलारे वाजपेयी इन्होंने कहा आत्मानुभूति कहा, थोड़ा सा उससे अलग हटके हल्का सा अलग विचार रखे डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। इनका क्या था, आत्मानुभूति की इन्होंने कहा क्या कहा, यही सब क्वेश्चन आएगा, आत्मानुभूति। इन्होंने क्या कहा, आत्मानुभूति, ये वर्ड, और ये आत्मा विभक्ति काव्य का प्रयोजन। ये हम लोग अब चल रहे हैं हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, कवि लेखक काव्य प्रयोजन। ठीक है, काव्य का प्रयोजन हिंदी साहित्य में कौन कौन कहते हैं, तो डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा कि आत्मा अभिव्यक्ति ही काव्य का प्रयोजन है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा कि आत्मानुभूति, आत्मानुभूति ही क्या है, काव्य का प्रयोजन है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था में लाना, हृदय की मुक्तावस्था में लाना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है हृदय की मुक्तावस्था में लाना, हृदय की मुक्तावस्था में लाना ही काव्य का प्रयोजन है।
काव्य का प्रयोजन है। समझिए, बड़े बड़े विचारक हैं, तीनों लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें रखी। आप समझिए, देखिए डॉक्टर नागेंद्र जोशीनो थे, इन्होंने कहा कि साहित्य का जो काव्य प्रयोजन है, साहित्य में जो काव्य का प्रयोजन है वो आत्मा विभक्ति है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी हायर रियलिटी यूजीसी नेट हर जगह पूछ देगा कि आत्मा विभक्ति काव्य का प्रयोजन किसने माना। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, नंद दुलारे वाजपेयी और थोड़ा सा आगे बढ़े और उन्होंने कहा आत्मानुभूति। इन्होंने क्या कहा? आत्मानुभूति। क्या माने? आत्मानुभूति माना। इन्होंने क्या बोला? आत्मानुभूति। इन्होंने क्या कहा कि आत्मानुभूति है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा काव्य की प्रयोजन के हृदय की मुक्तावस्था, हृदय की मुक्तावस्था में लाना ही काव्य का प्रयोजन है। हृदय स्वतंत्र हो जाए, एकदम मुक्त अवस्था में हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए, परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आनंद की ये है। हरिऔध जी, अविद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध क्या कहते हैं? आनंद अनुभूति को वह भी प्राथमिकता देते हैं। कौन? अविद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आइए देखते हैं। देखिए कौन? अविद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अविद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने क्या माना? हरिऔध। आप लोग एक क्वेश्चन यहां बनेगा कि ये यहां पर सिंह भी लिख रहे हैं और उपाध्याय भी लिख रहे हैं। ये सिंह जो है क्षत्रिय धर्म है और उपाध्याय जो है ब्राह्मण धर्म है, तो ये दोनों धर्म को कैसे एक साथ एक टाइटल में हरिऔध जी लिखते हैं? हरिऔध जी ने ही हिंदी काव्य का पहला खड़ी बोली का महाकाव्य लिखा था 1914 में, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो था वह 1914 में पहला खड़ी बोली महाकाव्य है। और पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अभी देखिए पृथ्वीराज चौहान मूवी आई है, बहुत हिटलिस्ट हो रही है अक्षय कुमार की, और आयुषी छिल्लर, ठीक है, जो मिस वर्ल्ड रह चुकी है, मिस यूनिवर्स रह चुकी है। मतलब इनका देखिए खूब अभी इस समय लेटेस्ट में देखिए पृथ्वीराज चौहान खूब हुआ है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य अगर कहेगा तो पृथ्वीराज रासो, लेकिन हिंदी साहित्य का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होगा तो खड़ी बोली प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔध जी लिखे। हरिऔध जी से सिंह क्यों धारण किए थे? चूंकि इन्होंने पंजाब, इन्होंने क्या कहा कि इनको जो था पंजाब में, इन्होंने पंजाबी धर्म इनको बड़ा प्यारा लगा, ठीक है, इनको शिक्षित हुए थे। धर्म में भी ठीक है, नानक जी के, गुरु नानक जी के उपदेशों को ये बड़ा आत्मसात किए, ठीक है। मोह हुआ चूंकि ये सिख धर्म, क्या? सिख धर्म, ध्यान से समझिए, सिख धर्म के प्रति इनका अनुराग इस कदर छाया कि इन्होंने अपने नाम में सिंह को जोड़ लिया स्वतः, ठीक है। सिख धर्म में शिक्षित होने के कारण, सिख धर्म में अनुराग होने के कारण इन्होंने अपने नाम के आगे क्या जोड़ दिया? सिंह का टाइटल जोड़ दिया, ठीक है। और ये पहले क्या थे? तो ये पहले थे मित्र उपाध्याय, ध्यान रखिएगा, ये पहले अगर पूछा जाए तो पहले ये ब्राह्मण थे। बाद में इन्होंने सिख धर्म क्या लिया? ध्यान से देखिएगा, सिख धर्म में गुरु दक्षिणा या कह सकते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने नाम के आगे सिख का जो सिंह होता है यह जोड़ लिया।
ठीक है, ये हरिऔध। हरिऔध जी का क्या कहना है आप समझिए। हरिऔध जी ने क्या कहा कि काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि हरिऔध आनंद की अनुभूति। हरिऔध जी का काव्य का प्रयोजन क्या है, ये चीजें हम जो लिखे हैं इसको हटाते हैं। इन्होंने जो माना, हरिऔध जी ने, इन्होंने कहा आनंद की अनुभूति। इन्होंने आनंद की अनुभूति किसको माना, काव्य की जो कह सकते हैं प्रयोजन है वो, उसको इन्होंने क्या कहा, आनंद की अनुभूति के लिए काव्य का प्रयोजन किया जाता है। आनंद की अनुभूति के लिए काव्य का प्रयोजन किया जाता है। महादेवी वर्मा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मानव धर्म में समाज के प्रति उत्पन्न विश्वास, मानव धर्म में समाज के प्रति उत्पन्न विश्वास जो होता है, या प्रति जो विश्वास उत्पन्न करना, मानव धर्म के प्रति, मानव धर्म में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना, मानव धर्म में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। ये किसने माना, महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने काव्य का प्रयोजन क्या कहा कि मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। मानव हृदय में, सॉरी मानव धर्म नहीं, मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य का प्रयोजन है। महादेवी वर्मा ने क्या कहा कि काव्य का प्रयोजन क्या है कि मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही, महादेवी वर्मा ने कहा कि यही काव्य का प्रयोजन है। इनके अनुसार काव्य का प्रयोजन, ठीक, ये था। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, अपने अपने विचार रखते गए कि किसके क्या है। पंत जी का विचार कुछ और था। आत्म सुख, वो क्या कहे, आत्म सुख और लोक हित का दो चीज रखे कि आत्म सुख हो और लोक हित का हो। ठीक है, तुम जिन जानो, कैसे करके है ना कविता उन्होंने लिखा है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार। पंत जी, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, जिनका पल्लव को छायावाद का घोषणा मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र कहा गया। पंत जी की यह लाइन है, तुम वहन कर सको जन मन में, ध्यान समझिए, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार। इन्होंने काव्य का प्रयोजन क्या माना, पंत जी ने काव्य का प्रयोजन माना आत्म सुख और लोकहित, प्लस क्या माने, लोकहित। ये दो पॉइंट किसने माना, ये पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी का यह था। इन्होंने कहा कि काव्य का जो प्रयोजन है वो आत्म सुख, क्या कहे कि आत्म सुख होता है, और दूसरी बात लोकहित को इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना। महादेवी वर्मा ने क्या माना कि मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना काव्य का प्रयोजन है। हरिऔध जी आत्मानुभूति माने, शुक्ल जी हृदय की मुक्तावस्था, ठीक, डॉक्टर नगेंद्र आत्मा विव्यक्ति माने, नंद दुलारे वाजपेयी आत्मानुभूति माने। तो इस तरीके से लोग अपनी अपनी चीजों को अपने अपने ढंग से काव्य के प्रयोजन को मानने लगी कि किसके अनुसार क्या क्या काव्य का प्रयोजन होता है। ठीक है, तो पंत जी का ध्यान रखिएगा, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, आत्म सुख और प्लस लोकहित। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी ये क्या माने थे, श्याम सुंदर दास जी कहे कि मानसिक संतुष्टि और अलौकिक आनंद, मानसिक संतुष्टि और अलौकिक आनंद। इन्होंने कहा श्याम सुंदर दास,
श्याम सुंदर दास जी। ये क्या क्या माने हैं? मानसिक संतुष्ट और अलौकिक आनंद की प्राप्ति मानते हैं। मानसिक संतुष्ट और प्लस अलौकिक आनंद, ये दो चीज को रखे। श्याम सुंदर दास ने कहा कि भैया क्या होता है कि हमें मानसिक संतुष्ट होगा, मानसिक संतुष्ट या इसको संतुष्ट कह सकते हैं, मानसिक संतुष्ट हो और प्लस अलौकिक आनंद हो, वही काव्य का प्रयोजन होता है। इन्होंने काव्य का प्रयोजन क्या माना कि इन्होंने कहा कि मानसिक संतुष्ट हो और अलौकिक आनंद की प्राप्ति ही काव्य का प्रयोजन माने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? उपदेश को ही, जो कह सकते हैं कि उपदेश को ही काव्य का प्रयोजन माने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, देखिए सबके विचार क्वेश्चन एग्जाम में आएगा अलग अलग। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये 1903 में से 1918 तक सरस्वती का संपादन ये किए थे, और कह सकते हैं कि इनके द्वारा ही अवधि और ब्रज को एकदम छक्का छुड़ा दिया गया, साहित्य से मार के भगा दिया गया, और खड़ी बोली को प्रतिस्थापित करने के लिए इनका सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का योगदान अमूल्य योगदान है। नहीं तो अवधि और ब्रज का पूरा आधिपत्य स्थापित था। रीति काल में वो लोग एकदम आधिपत्य स्थापित कर लिए थे, आधुनिक काल में भी वो आधिपत्य भारतेंद्र युग तक बने रहे। लेकिन द्विवेदी युग में जब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं तो सरस्वती में स्पष्ट आदेश कर देते हैं कि इसमें अवधि और ब्रज की कविताएं या लेख नहीं छापेंगे। माने सीधे सीधे बहिष्कार किए, खुला बहिष्कार अगर कोई किया है तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने क्या कहा? इनको काव्य का प्रयोजन उपदेश मानते हैं। ये क्या मानते हैं? उपदेश को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। वह उपदेश लोकहित में, वह उपदेश कैसा हो? लोकहित में हो, उसी का काव्य को प्रयोजन माने। इन्होंने कहा कि उपदेश जो हो, प्रयोजन, काव्य का प्रयोजन कौन माने? कहे उपदेश, जो उचित उपदेश हो, उचित उपदेश जो हो, अच्छा उपदेश हो, वही काव्य का प्रयोजन होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने अवधि को और ब्रज को मार भगाया था, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी साहित्य में लोग अपने अपने रखे। मैथिली शरण गुप्त ने तो कहा केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए। इन्होंने बड़ी अच्छी लाइन गुप्त जी ने कहा, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा? मैथिली शरण गुप्त जी ने। गुप्त जी जिनको भारत भारती 1912 में भारत भारती के कारण जिनको अंग्रेजों ने बैन किया था, गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा इनको राष्ट्र कवि कहा गया, राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी मैथिली शरण गुप्त को। इन्होंने कहा केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित, क्या बोले? उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था ये काव्य के प्रयोजन के लिए। इन्होंने काव्य का जो प्रयोजन कहा
उनमें कहा कि केवल मनोरंजन के लिए ही कभी वो कभी नहीं रहना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी भी उपदेश जी को कहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी उपदेश को, उचित उपदेश को भी काव्य का प्रयोजन माने थे। ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी वही बात कहे थे जो मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था। काव्य का प्रयोजन लगभग वही मिलता जुलता दोनों लोगों। इनको हिंदी का राष्ट्र कवि कहा गया था, किसके कारण कहा गया था? भारत भारती रचना के कारण कहा गया था। 1912 में आया था। किसने नाम दिया था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। हिंदी का अर्ध राष्ट्र कवि दिनकर ने अपने आप को स्वयं घोषित कर दिया। अर्ध राष्ट्र कवि अगर पूछ दे तो दिनकर जी ने अपने आप को खुद से घोषित कर दिया कि मैं हिंदी का अर्ध राष्ट्र कवि हूं। मैंने मैथिली शरण गुप्त को वरीयता दिया कि उससे उनसे हम थोड़ा ही कम हैं। इन्होंने अपने आप को अर्ध राष्ट्र कवि कहा। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यह मनोरंजन, और इसी तरीके से कौन लोग थे। रीति काल में, भक्ति काल में के भी कवियों ने अच्छी अच्छी चीजें कही है। देवजी, भिखारी दास ने भी अपनी अपनी बात को रखा है। आचार्य सोमनाथ, इन लोगों ने भी काव्य के प्रयोजन को, कुलपति मिश्र ने, ये सब लोग अपना अपना विचार रखे। आइए जरा उस पर भी सरसरी निगाह में चर्चा कर लेते हैं। जैसे तुलसीदास, भक्ति काल, महाकवि तुलसीदास, कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम सम कब हित कर होई, आत्मा स्वांतः सुखाय रचना, तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम सब हित कर होई। मानस की चौपाई है, बहुत अच्छी। इन्होंने कहा कि स्वांतः सुखाय तो हो, लेकिन उसमें उचित उपदेश भी हो, सबका हित भी हो। वह जो माना स्वांतः सुखाय, जो सबका हित करने वाला हो। स्वांतः सुखाय हो उपदेश, उपदेश जो हो वो स्वांतः सुखाय के लिए हम काव्य का प्रयोजन करें, लेकिन वह सबका हित करने वाला हो, सबका हित करने वाला हो। तुलसीदास जी ने कहा कि वह सबका हित करने वाला हो, ऐसा उपदेश हो, ऐसा स्वांतः सुखाय का जो आपने लिखा है, जो इन्होंने तो स्वांतः सुखाय, तो इन्होंने कहा कीरति भनित भूति भल सोई। इनकी एक लाइन बड़ी फेमस है, कीरति भनित भूति भल सोई। सुरसरि सम सब हितकर होई, हितकर होई। ठीक है, भूति भनित बल सोई, कीरति भनित भूति भूति भल सोई, कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम सम सब हितकर होई। इन्होंने कहा कि भाई स्वांतः सुखाय है, लेकिन वह समाज के प्रति क्या हो, हित करने वाला हो। ऐसी चीजें लिखिए, ऐसी चीजें काव्य का प्रयोजन हो जो आप आत्मानुभूत हो, आत्मान कह सकते अपनी अनुभूति, अपनी सुख की प्राप्ति, अपनी आनंद की प्राप्ति हो, लेकिन समाज का भी हित हो उसमें। वही चीज काव्य का प्रयोजन होना चाहिए। इसको उन्होंने कहा सब कर हित होई। देखिए लिखा है सब कर हित होई, यहां देखिए सब कर हित होई, सब कर हित होई, सब कर, ठीक, सब कर हित होई, सभी का हित इसमें हो। कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कर हित होई, कर हित होई, ये तुलसीदास जी ने कहा मानस में। कबीर दास ने भी कहा कि तुम जिन जानो ब्रह्म, क्या बोले हैं, कबीर की एक पंक्ति है ना, कहते हैं कि तुम जिन जानो गीत है, तुम जिन जानो गीत है, वह निज ब्रह्म विचार।
कितनी अच्छी बात कबीर जी ने कहा। कबीर ने भी कहा कि वो ब्रह्म के विचार हैं, जो तुम जिसको हम गीत गाते हैं, उपदेश कहते हैं, काव्य का प्रयोजन है, वो काव्य का प्रयोजन है ब्रह्म के विचार। कितनी ऊंची जी कबीर, चूंकि वो निर्गुणवादी थे, ईश्वर में आस्था उनकी उस तरीके से थी। भाई तुलसीदास क्या थे, सगुण भक्ति, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति। तो इन्होंने कहा कि तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार, तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। ये कबीर के काव्य प्रयोजन है। कबीर ने काव्य का प्रयोजन क्या कहा, कबीरदास जी का काव्य प्रयोजन तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। काव्य का प्रयोजन अगर हो, उचित उपदेश तो ब्रह्म के ज्ञान के लिए हो, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हो, आत्मा परमात्मा के मिलन की प्राप्ति के लिए हो। उपदेश तो ठीक है, सबका हित हो, लेकिन इनका तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार, ये कबीर का कह सकते हैं क्या था, काव्य का प्रयोजन। तुलसीदास जी का काव्य प्रयोजन स्वांतः सुखा है, जिसमें सबका हित हो। कबीरदास जी का काव्य प्रयोजन, ये कबीरदास जी का काव्य प्रयोजन है, तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। जायसी जी ने भी कहा है, जायसी जी पद्मावत में एक पंक्ति है ना कि फूल मरे पर मरे न बासु करके आई है, TGT 2013 में आई है। वहां पर भी उन्होंने एक चीज बहुत कहा है, बहुत बड़ी बात के, अवमन जान। उन्होंने कहा कि अवमन, देखिए जायसी ने भी अपनी बात को काव्य के प्रयोजन के माध्यम से उन्होंने रखा कि ओमन जान कवित सब कीन्हा, ओमन जान कवित सब कीन्हा। फिर डैश करके ऐसे है कि उसमें डैश करके है धन सोई जस कीरत जस जानू करके। देखिए जायसी ने भी कहा, अवमन, इन्होंने कहा ना कि अवमन जान कवित, अवमन जान कवित अस कीन्हा, एक लाइन है। कीन्हा ठेठ अवधि में इन्होंने लिखा है ना, ठेठ अवधि कह सकते हैं कि उसी में फूल मरे पर मरे न बांसु, नीचे में आई है लाइन है, फूल मरे पर मरे न बांसु। ये TGT में आई थी, TGT 2021 में ये लाइन आई थी मित्रों, फूल मरे पर मरे न बांसु। किसकी लाइन है, यह पद्मावत की लाइन है, पद्मावत की लाइन है। जायसी जी ने लिखा है काव्य प्रयोजन के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, काव्य प्रयोजन के परिप्रेक्ष्य में यही लाइन उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा। फूल मरे पर मरे न बांसु, फूल मरे पर, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपने को दिखाया है कि किस तरीके से इसमें रखा गया है, फूल मरे पर मरे न बांसु। धन सोई जस कीरत जन जानू, यही है ना, धन सोई जस कीरत जन जासू, ऐसे करके है, कीरत जन कीरत जासू, इसी टाइप की लाइन है कि धन सोई जस कीरत जासू, जासू कीरत जासू, फूल मरे पर मरे न बांसु। तो ये काव्य का प्रयोजन जायसी जी ने बताया। इस पंक्तियों में काव्य का प्रयोजन जायसी जी ने कहा कि धन की हानि हो जाती है, धन चला जाता है, आता जाता है, लेकिन जो आप विचार लिख दिए, जो आप काव्य लिख दिए, वह क्या, फूल मरे पर मरे न बांसु। फूल तो मर जाता है, फूल चला जाता है, लेकिन क्या सुगंध मर जाती है? सुगंध कभी नहीं मरती। फूल मरे पर मरे न बांसु, जो उसका सुगंध है, जो यश कीर्ति है, जो आनंद जो फैलता है, कीर्ति फैलती है,
वह नहीं मरता। कवि जो कवित्व लिखता है, जो रचना लिखता है, वह तो कभी मर गया, कभी तो खत्म हो गया, लेकिन कवि का जो कवित्व है वह उसकी यश की प्राप्ति आजीवन मिलती रहेगी। ये जायसी ने कहा, काव्य का प्रयोजन ये कहा। जायसी ने पद्मावत में ये लाइन लिखी है, ये लाइन टीजीटी 2021 में आया है मित्रों। ये लाइन एकदम हुबहू यही लाइन ही आई थी, फूल मरे पर मरे न बासु। ये जायसी जी ने देखा जाए तो काव्य के प्रयोजन के लिए, काव्य के प्रयोजन के लिए उन्होंने ये लिखा था। कबीर ने क्या कहा, तुम जिन जानो निज गीत है वह निज ब्रह्म विचार, तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। तुलसी स्वांता सुखाय रचना, कीरति भनित भूति बल सोई, सुर सरि सम सब हित कर होई। ये तुलसी ने लिखा। तो ये लोग अपने अपने विचार के अनुसार काव्य का प्रयोजन अपने अपने अनुसार लिखे। ठीक है। कुलपति मिश्र, इन्होंने दिखाया कि यश संपत्ति आनंद, यश संपत्ति आनंद की प्राप्ति, ये बोले। कुलपति मिश्र का देख लेते हैं। कुलपति मिश्र जी ने क्या कहा, यश हो, यश की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, ठीक। कुलपति मिश्र का ये कहना है कि यश की प्राप्ति संपत्ति की हो, विलक्षण हो, आनंद हो, सुख हो, ठीक है, विलक्षणता हो, संपत्ति की प्राप्ति, ठीक, विलक्षण, आनंद की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, ये कुलपति मिश्र जी ने कहा। ठीक। इन्होंने क्या कहा कि हमें ये चीजें हो, ये भी कांता उपदेश, लोक व्यवहार का ज्ञान, ये सब में भी इन्होंने कहा। लोक व्यवहार में निपुणता, कांता सम्मत उपदेश, ये सब भी ये कहे थे। लोक व्यवहार, लोक व्यवहार ज्ञान, ठीक है, लोक व्यवहार, इन्होंने भी क्या कहा कि लोक व्यवहार ज्ञान, कांता सम्मत उपदेश, संपत्ति, विलक्षण, आनंद की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, ये इन्होंने भी कहा। कुलपति मिश्र जी ने भी कहा कि काव्य का प्रयोजन क्या होता है, तो ये होता है लोक व्यवहार में निपुणता, लोक व्यवहार में निपुणता। तो ये यशपद। ऐसे ही देव जी ने कहा कि देव जी का क्या, भिखारी दास ने काव्य का प्रयोजन रखा। तो ये लोग अपने अपने विचार रखते गए। देव ने शाश्वत यश को ही काव्य का प्रयोजन माना, शाश्वत यश, चिरंतन यश को। आचार्य देव, आचार्य रीतकाल में देखिए, रीतकाल में आचार्य देव जी ने क्या कहा कि शाश्वत यश, शाश्वत यश को ही इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना। किसको माना? इन्होंने कहा कि काव्य का जो प्रयोजन है मित्रों, वो शाश्वत यश है। शाश्वत यश को ही इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना, आचार्य देव ने काव्य का प्रयोजन। तो ये सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात लोग रखे। सोमनाथ जी ने कीर्ति, यश, धन, मनोरंजन, सोमनाथ जी कहे कीर्ति हो, यश हो, मनोरंजन हो, ठीक है, सोमनाथ जी, आचार्य सोमनाथ। इनकी एक रचना है सुजान विनोद, बड़ी फेमस रचना है सुजान विनोद, ठीक है। सुजान सागर किसकी है? घनानंद की। सुजान विनोद इनकी है। तो सुजान चरित सूदन की है, सुजान चरित सूदन की है। 3 लोगों को सुजान पे लिखा है, सुजान चरित सूदन, सुजान सागर, घनानंद और सुजान विनोद देव जी की। तो इन्होंने कहा कि शाश्वत यश की प्राप्ति ही काव्य का प्रयोजन है। सोमनाथ जी ने भी यश, धन और कई बिंदुओं पे इन्होंने भी अपने विचार रखे कि मनोरंजन हो, यश हो, मंगल हो, उत्तम उद्देश्य हो, ठीक है, मंगल, उपदेश हो, मनोरंजन हो। तो इस तरीके से इन लोगों ने भी अपनी अपनी बात को रखा काव्य के प्रयोजन के लिए कि ये लोग ये है, ठीक है। भिखारी दास चतुर्बल फल प्राप्ति उन्होंने कहा, भिखारी दास कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा कि संपत्ति की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो और चतुर्बल फल प्राप्ति हो, ठीक। भिखारी दास ने भी
भिखारी दास से हम लोग समापन करते हैं हिंदी साहित्य में। ठीक है, भिखारी दास जी ने क्या, इनका क्या नाम था, इन्होंने क्या कहा कि चतुर्बल प्राप्ति हो, ठीक है, संपत्ति की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। तीन बात इन्होंने कहा था, तीन बात, चतुर वर्ग फल प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आनंद प्राप्ति। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए, ठीक है, फल की प्राप्ति हो जाए, संपत्ति मिल जाए, यश मिल जाए, फल की प्राप्ति हो और संपत्ति हो, यश की प्राप्ति हो, ये काव्य के प्रयोजन है। आइए अब हम लोग चलते हैं लास्ट और अंतिम में चलते हैं मित्रों पाश्चात्य पे। पाश्चात्य विचारक भी काव्य के प्रयोजन को, कॉलरिज ने, वर्ड्सवर्थ ने, पीबी शेले ने, सब लोग अपने अपने विचार को क्या क्या, टॉलस्टॉय ने, अरस्तू, लोनजाइनस, ठीक है, ब्रेडले, जिन्होंने कला के लिए सिद्धांत दिया था, ये लोग क्या काव्य का प्रयोजन मानते हैं हिंदी साहित्य के बाद। तो आइए हम लोग चलते हैं पाश्चात्य साहित्य, पाश्चात्य साहित्य विचारक। पाश्चात्य साहित्य विचारक जो थे, ठीक है, इनके अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या रहा। ठीक, पाश्चात्य साहित्य के जो लोग थे, इन्होंने काव्य का प्रयोजन क्या कहा। तो अरस्तु आते हैं, तो अरस्तु का कला का विशिष्ट उपदेश, जो कला का विशिष्ट उपदेश आनंद है, वही आनंद ही काव्य का प्रयोजन है। जो कला होता है, कला का विशिष्ट उपदेश, कला के लिए, कला का जो अरस्तु ने कहा, कला का जो विशिष्ट उपदेश है, आनंद की नीति, जो आनंद की नीति हो वो सापेक्ष हो, किसके, समाज के हित के लिए, अनैतिक ना हो। अरस्तु, ठीक है, अरस्तु का कला का विशिष्ट उपदेश जो हो, कला या प्रयोजन, विशिष्ट उपदेश, कला का जो विशिष्ट उपदेश हो, क्या हो, काव्य के प्रयोजन के लिए, वो समाज का हित का, अनैतिक न हो, समाज का नीतिगत हो। ये समाज का नीतिगत हो, आनंद की नीति सापेक्ष हो। उन्होंने कहा कि जो आनंद की नीति है, समाज के प्रति सापेक्ष हो, समाज के हित सापेक्ष हो। उन्होंने क्या कहा, समाज के हित सापेक्ष हो, जो आनंद की नीति हो वो क्या हो, समाज के हित के सापेक्ष में हो। ये अरस्तु जी ने कहा। अरस्तु ने कभी ने काव्य का प्रयोजन आनंद की प्राप्ति तो हो, आनंद की प्राप्ति हो भाई, कला का विशिष्ट जो उपदेश होता है काव्य का प्रयोजन, जो उन्होंने कहा, वो कहा कि आनंद की नीति जो हम लोग निर्धारण करते हैं, जो बनाते हैं आनंद की नीति, वो क्या हो, समाज के हित सापेक्ष होना चाहिए। यही काव्य का प्रयोजन होना चाहिए, समाज का हित सापेक्ष होना चाहिए, ये इन्होंने कहा। रस्किन, रस्किन का ध्येय है अधिक से अधिक जन समुदाय के लिए उपदेश, जन समुदाय के लिए उसका हित साधन हो। काव्य का प्रयोजन क्या हो, काव्य का जो ध्येय हो वो अधिक से अधिक जन समुदाय का अधिक से अधिक हित साधना हो। रस्किन ने कहा, रस्किन पाश्चात्य विचारक रस्किन ने, समझिए, रस्किन ने क्या कहा कि जो काव्य का हित साधना हो वो अधिक से अधिक जन समुदाय के हित के लिए हो। काव्य का ध्येय अधिक से अधिक जन समुदाय हित साधना का हित साधना हो।
माने काव्य का जो ध्येय हो वो हित साधना के परिप्रेक्ष्य में हो, अधिक से अधिक जन समुदाय के लिए, अधिक से अधिक जन समुदाय के लिए हित साधना हो। रस्किन ने कहा कि जो काव्य का ध्येय हो, काव्य का प्रयोजन हो, वो अधिक से अधिक जन समुदाय के हित के लिए हो, जन समुदाय की हित साधना के लिए हो। ये रस्किन। टॉलस्टॉय ने कहा कि यह कला एक आनंद नहीं है, वो क्या कहे, मानव एकता का एक साधन है। टॉलस्टॉय ने कहा कि कला एक आनंद नहीं है। देखिए टॉलस्टॉय ने कहा कि कला एक आनंद नहीं है, मानव हित का साधना हो। क्या कहते हैं कि कला एक क्या है कि आनंद नहीं, मानव एकता का एक साधन है। यहाँ देखिए इनकी कितनी बड़ी बात, दो बात कहते हैं, मानव एकता का साधन बनाया, साधन है। काव्य का प्रयोजन देखिए टॉलस्टॉय जी ने क्या कहा कि जो कला का मतलब काव्य, कला का मतलब काव्य, काव्य एक आनंद नहीं है, माने ये सिर्फ आनंद तक नहीं सीमित है, यह मानव एकता का एक साधन भी है। काव्य का प्रयोजन मानव एकता का साधन हो। यहाँ इन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक जन समुदाय का हित साधना हो। देखिए बातें सिमिलर ले जा रहे, ये भी हित साधना की बात कर रहे हैं, वो मानव एकता का साधन। यही सब एग्जाम में मित्रों पूछता है, एग्जाम में एक एक पॉइंट बढ़ा के दे देगा और पूछ देगा कि ये किसका काव्य प्रयोजन है। पाश्चात्य लेखकों में यही सब क्वेश्चन बन जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, जिस हिसाब से पेपर टफ आ रहे हैं हायर में, ठीक है, यूजीसी नेट में जिस हिसाब से पेपर दे रहा है भैया, तो उस हिसाब से ये कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है कि टॉलस्टॉय के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है, रस्किन के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है, अरस्तु के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है, लोंजाइनस का क्या है। लोंजाइनस ने पाठकों को आनंद प्रदान करना, पाठकों को आनंद प्रदान करना उल्लासित के साथ। लोंजाइनस क्या कह रहे हैं, देखिए पाठकों को आनंद प्राप्ति हर्षोल्लास के साथ। ठीक, पाठकों, काव्य का प्रयोजन क्या हो, पाठक के लिए आनंद की प्राप्ति हो, हर्षोल्लास के साथ हो। लोंजाइनस ने कहा कि जो काव्य का प्रयोजन हो वो पाठकों को मात्र आनंद प्रदान करना हो और उल्लास के साथ हो, मात्र आनंद। केवल ये ध्यान रखिए, एक वर्ड इन्होंने कहा था, केवल मात्र। ये पॉइंट याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाएगा। लोंजाइनस ने कहा कि पाठकों को मात्र आनंद प्राप्त करना हर्षोल्लासित के साथ, यही काव्य का प्रयोजन है। ठीक है। जॉन ड्राइडन ने कहा कि मधुर रीति से शिक्षा देना। जॉन ड्राइडन का क्या था, जॉन ड्राइडन ने कहा मधुर रीति से शिक्षा देना ही काव्य का प्रयोजन है। जॉन ड्राइडन इन्होंने कहा कि मधुर रीति से शिक्षा देना यही काव्य का प्रयोजन है। ड्राइडन ने क्या कहा कि मधुर रीति से शिक्षा देना। भाई समाज में मधुरता के साथ यदि आप शिक्षित कर रहे हो, एक उपदेश दे रहे हो, तो मधुरता वाला अगर शब्द दिख जाए मित्रों, तो किसने कहा था, ये जॉन ड्राइडन ने कहा था काव्य के प्रयोजन के परिप्रेक्ष्य में। काव्य प्रयोजन के परिप्रेक्ष्य में जॉन ड्राइडन का था मधुर रीति। ध्यान रखिए, लोंजाइनस मात्र पाठकों को आनंद प्राप्त करना, अरस्तु का, ठीक है, लोंजाइनस, टॉलस्टॉय कि आनंद की प्राप्ति नहीं, एक मानविकता का साधन, और वहां हित साधन हो, विशिष्ट उपदेश हो जो आनंद की प्राप्ति हो लेकिन हित साधन हो। कॉलरिज ने क्या कहा कि अपने पाठक जो होते हैं हमारे, कॉलरिज समझिए कि कॉलरिज
कि पाठक नीति का उपदेश देता है पर वह उपदेश प्राथमिक माध्यम है आनंद। पाठक को क्या कहते हैं, पाठक नीति का उपदेश देता है। पाठक नीति जो होता है, इन्होंने कहा कि पाठक नीति का उपदेश देता है, लेकिन क्या हो कि वह प्राथमिक उसका माध्यम है आनंद। कॉलरिज ने कहा कि अपने पाठक नीति का, हमारे जैसे जो पाठक नीति का उपदेश देता है, अपने काव्य का ध्येय क्या है, कवि अपने पाठक नीति का, देखिए कवि अपने पाठक नीति का उपदेश देता है। ठीक है, ये कॉलरिज कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात कि कवि अपने पाठक नीति का उपदेश देता है, लेकिन प्राथमिक माध्यम जो है, इसका प्राथमिक माध्यम है वो आनंद है। इसका प्राथमिक माध्यम क्या है, देखिए वही सब आ रहे हैं, आनंद की प्राप्ति, आनंद प्राथमिक माध्यम आनंद है। कवि अपने पाठक को कह रहे, कॉलरिज कह रहे, कवि अपने पाठक नीति का उपदेश देता है। ये काव्य का प्रयोजन इसका है, कॉलरिज का। कॉलरिज कह रहे कवि अपने पाठक नीति का उपदेश देता है, लेकिन जो उसका प्राथमिक माध्यम हो वो आनंद ही हो। कॉलरिज ने भी किस पे जोर दिया है, आनंद पर भी जोर दिया है कि जो काव्य का प्रयोजन हो, कहीं न कहीं यह भी बता रहे हैं कि ये आनंद की ही प्राप्ति के लिए कवि अपना काव्य प्रयोजन करता है। जो भी नीति उपदेश देता है वो अपनी आनंद की प्राप्ति के लिए करता है। वर्ड्सवर्थ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, सत्य और सौंदर्य, दो वर्ड उन्होंने कहा, सत्य और सौंदर्य के माध्यम से आनंद प्राप्त करना। विलियम वर्ड्सवर्थ थोड़ा सा और आगे, सत्य और सौंदर्य के माध्यम से आनंद की प्राप्ति करना। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कर रहे हैं, सत्य। वर्ड्सवर्थ बहुत बड़ी बात की, सत्य और सौंदर्य, सत्य और सौंदर्य के माध्यम से आनंद, दो बात। माध्यम से आनंद प्राप्त करना, यही काव्य प्रयोजन है। देखिए वर्ड्सवर्थ ने कितनी बड़ी बात, कितनी ऊंची बात कही है। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करें कि सत्यता के साथ, सौंदर्यता के साथ जो हम उपदेश देते हैं, जो कवि रचते हैं, रचना करते हैं, उस माध्यम में आनंद प्रदान करना, माध्यम से आनंद प्राप्त करना, आनंद प्रदान करना, आनंद प्रदान करना भी और प्राप्त करना भी। आनंद प्रदान करना भी और प्राप्त करना भी, दोनों बातें कह रहे। कवि को आनंद भी महसूस होता है और समाज में वह आनंद प्रदान करने के लिए भी, आनंद प्रदान करने के लिए भी क्या कर रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ, कवि के आनंद प्रदान करने के लिए भी वह काव्य का प्रयोजन रहता है। काव्य जीवन का प्रतिबिंब है। काव्य जो है वो जीवन का प्रतिबिंब है, जो उसके नित्यता में व्यक्त है। काव्य जीवन का प्रतिबिंब है। शैली जी ने कहा काव्य जीवन का प्रतिबिंब है। जो उसकी नित्यता में व्यक्त है, जो उसकी नित्यता में व्यक्त रहता है, जो उसकी नित्यता में क्या होता है, व्यक्त रहता है। ये पीबी शैले जी ने कहा। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा। पीबी शैले जी कह रहे हैं, पीबी शैले, काव्य का प्रयोजन, देखिए पाश्चात्य लोग भी अपने अपने ढंग से, इन्होंने कहा काव्य जीवन का प्रतिबिंब है।
काव्य जीवन, ये सब लाइन आ जाती है मित्रों। जो उसके नित्यता में व्यक्त रहता है, जो उसके नित्यता में व्यक्त रहता है, पीवी से ले। यही सब कथन टीजीटी पीजीटी में आपके आ जाएगा। और आप लोग अगर कायदे से ढंग से मित्रों नहीं तैयारी करोगे तो ऐसे रुक जाओगे। मेरी पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ मैं अगर कोई भी लेक्चर दे रहा हूं आप लोगों को, तो यह मैं पूरी निष्ठा के साथ कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कोई पॉइंट या बिंदु ना बचे। देखिए मैंने क्या किया, काव्य के प्रयोजन के लिए आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं कि इतना काव्य के प्रयोजन के लिए अगर मैंने इतनी स्लाइड अगर 20-25 पढ़ाई है, तो मैंने आज यह तीनों पॉइंट टीजीटी पीजीटी में तीनों पॉइंट पढ़ाया मित्रों कि काव्य के प्रयोजन के लिए संस्कृत साहित्य के कवि का क्या विचार था, काव्य के प्रयोजन के लिए हिंदी साहित्य में कवि लेखकों का क्या विचार था, या काव्य के प्रयोजन में अंग्रेजी साहित्य के काव्य के लेखकों। तो अब आप बताइए कि अब अगर इतने विचारक इतनी चीजें पढ़ ली जाए तो टीजीटी पीजीटी या कोई भी एग्जाम हो, मैं तो कहता हूं टीजीटी पीजीटी एलटी, ठीक है, दिल्ली एसएसबी, हायर, यूजीसी नेट या आरजे राजस्थान व्याख्याता परीक्षा, किसी में भी अगर काव्य प्रयोजन से मित्रों प्रश्न आएगी तो इससे ही तो आएंगे, इससे बाहर तो जाएगा नहीं। क्यों, कभी संस्कृत वाले से पूछ देगा इनके विचारक, कभी हिंदी के विचारक, कभी पाश्चात्य के विचारक। तो अगर यह मेरा वीडियो आप देखे होंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें नोट्स प्रॉपर बना सकते हैं। और यह नोट्स मैं पूरी गारंटी के साथ, ईमानदारी के साथ कह सकता हूं या अधिकार पूर्वक कह सकता हूं कि काव्य प्रयोजन का अगर कोई भी प्रश्न हो तो 100% मित्र इससे बाहर तो नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। 100% अगर काव्य प्रयोजन आपने तैयारी किया है तो मैं 100 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे बाहर प्रश्न नहीं देगा यार, आयोग भी तो है। तो 100% प्रश्नों की गारंटी काव्य प्रयोजन आज के क्लास के सेशन में मिलेगा। अगर आप बैठकर पूरा नोट्स अगर वीडियो देखे हैं तो पूरा नोट्स मित्रों बना सकते हैं, ठीक है। पूरा मैं एक चैप्टर उठाता हूं तो कोशिश करता हूं कि एक पूरा चैप्टर क्लोज कर दूं। तो आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु आपको अगर कुछ दे रहा है और उसमें अगर टीजीटी पीजीटी में अगर हिंदी हम शुरू किए हैं मित्रों, तो यह मैं पूरी निष्ठा के साथ कोशिश किया हूं कि आपको एक चीजें प्रॉपर रूप से पूरी कंप्लीट जोशीला सर के द्वारा एक कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और पूरा चैप्टर वाइज मिलेगा। ऐप पे क्लास चैप्टर वाइज हो जाएगा। अभी तो ये डेमो क्लास हम दे रहे थे, डेमो क्लास में आप विभिन्न चीजें देख लेते हैं। एक क्लास में ग्रामर का भी डालूंगा, विशेषण का भी, तो अभी आप लोग देख लीजिएगा कि ग्रामर के भी लेवल में क्या टच है, साहित्य में क्या है, संस्कृत साहित्य में क्या है, भाषा विज्ञान में क्या है। मैंने हर प्रकार के वीडियो अपना रख दिया है अपने चैनल पे आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। आप इसमें जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं। और अगर परचेज करने का मन हो मित्रों, अगर आपका विचार करता है तो मात्र 2499 में टीजीटी पीजीटी क्रैश कोर्स, अरे टीजीटी पीजीटी 6 मंथ का कोर्स, क्रैश नहीं लेखपाल क्रैश कोर्स है, टीजीटी पीजीटी का 6 मंथ का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। एंट्री नंबर ये दिया है 8299003391 पर टीजीटी पीजीटी हिंदी 2022 लिखकर आप भेज सकते हैं। अगर और भी समस्या आपको नहीं आ रही, अगर जिसमें दिक्कत हो रही है तो मित्रों 9076734356 मेरा नंबर है। इस पे भी आप व्हाट्सएप करके अगर कोई भी चीजें आप जानकारी लेना चाहें तो यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। 9076734356 पर भी पूरी जानकारी, अगर कॉम्बिनेशन से हिंदी से अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको पूरा बता दिया जाएगा 9076734356 पे, ठीक। तो यहाँ पर चीजें आपको पूरी कंप्लीट दी जाएगी, पूरी चीज हम लोग निष्ठा ईमानदारी के साथ। मैथ देख ही रहे हैं, मनीष सर मैथ के पूरे जादूगर, इनका वीडियो में आप इनकी प्रतिभा को देख सकते हैं। संस्कृत पंकज सर बेहतरीन एकदम अंदाज में। इंग्लिश का वीडियो आप अगर इंग्लिश जो लेना चाहे इंग्लिश का वीडियो देख सकता है। प्रवीण सर एक अपने अलग अंदाज में। इकोनॉमिक्स सुनील सर एकदम बेहतरीन अंदाज में। आयुष सर पूरा ज्योग्राफी एक भूमंडली को पूरा कैसे व्यक्त करना चाहिए आयुष सर बताए हैं। और अशोक सर हमारे एसएसटी में पीजीटी हिस्ट्री को लेकर और एसएसटी में हिस्ट्री और पॉलिटी को लेकर पूरा कंप्लीट किए हैं। तो आप इन वीडियो में अगर आपको अच्छा लगता है तो कुछ इस वीडियो से कमेंट आप जरूर देख लीजिएगा। हमने यहाँ पे पूरी एक स्लाइड दे दिया, एक पूरी चीजें बता दिया कि काव्य के प्रयोजन के लिए आप कैसे कैसे काव्य के प्रयोजन को किस किस ढंग से प्रश्न आ सकता है। चाहे वो संस्कृत साहित्य से कभी प्रश्न उठ सकता है मित्रों, चाहे कभी
हिंदी साहित्य से प्रश्न आ सकता है या कभी अंग्रेजी साहित्य से भी आएगा विचारक का। तो आप जिन जिन विचारों के हैं आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा कि काव्य के प्रयोजन के लिए संस्कृत का मैंने दिया है। संस्कृत साहित्य में मैंने बताया है कि इसमें देखिए कुंतक वाला इंपॉर्टेंट है, 3 है, ये कुंतक का एक बार सर्च कीजिए। वामन का इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आनंद की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, अदृश्य प्रयोजन, दृश्य प्रयोजन, ठीक है। इसके बाद हमने देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बताया है मम्मट जी का, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। यहाँ पे देखिए भामा है, कुंतक, आनंदवर्धन, रुद्रट, दंडी काव्य का प्रयोजन, ठीक है, भामन जी का था। अयोध्या सिंह उपाध्याय यहाँ पर देखिए भोजराज का बताया था, मानव हृदय का तुम वहन कर सको, जनमन में मेरे विचार। पंत जी की यह लाइन बहुत बार पूछी जाती है, मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना काव्य का प्रयोजन, ये महादेवी वर्मा जी का है। और पंत जी का है आत्म सुख और प्लस लोक सिख है। तो ये सब सारी चीजें मैंने आज के वीडियो में पूरा आप लोगों को बता दिया है। जो महत्व है, केवल कवि का केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिलीशरण गुप्त जिन्हें राष्ट्र कवि भारत भारती 1912 में महात्मा गांधी जी ने दिया था, हिंदी का अर्ध राष्ट्र कवि दिनकर जी ने स्वयं अपने को कर लिया था। इन्होंने काव्य का प्रयोजन बहुत उचित ढंग से बताया। नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र जी, रामचंद्र शुक्ल, हृदय की मुक्तावस्था, सब अपने अपने पाश्चात्य में मैंने अच्छे से बताया। अरस्तु को, लोनजाइनस को, अरस्तु ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उसमें उपदेश तो हो लेकिन वो क्या हो, वो नीतिगत हो, समाज के सापेक्ष में हो। रस्किन ने क्या कहा कि वह जो ध्येय हो वो अधिक हित साधन हो, अधिक से अधिक जन समुदाय को हित साधन में हो। लोनजाइनस ने कहा कि मात्र आनंद, पाठक के आनंद की प्राप्ति, लोनजाइनस इंपॉर्टेंट है, मात्र आनंद के प्राप्ति के लिए कहा कि मात्र पाठकों के आनंद की प्राप्ति। कोलरिज ने थोड़ा सा कहा कि उसमें पाठक नीति का जो उपदेश देता है उसमें प्राथमिक माध्यम जो है वो आनंद है। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि सत्य और सौंदर्य, 2 चीज उन्होंने कहा कि सत्य और सौंदर्य के माध्यम से आनंद प्रदान करना, ठीक है। और पीवी सेले ने कहा कि काव्य जीवन का प्रतिबिंब है, उसमें जो उसके नित्यता में व्यक्त है। तो ये सारी चीजों ने मैंने अपनी पूरी वीडियो में बताया है। तो आप लोग वीडियो देखिए, अगर लाइक अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मित्रों। अगर लगता है तो कुछ अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ बेहतर लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए मित्रों। नमस्कार, जय हिंद, विजय हिंदी, जिंदाबाद हिंदी, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भैया।